जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बाच ऑफिशियली यूट्यूब स्टडी चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बिहार एसएससी 12th लेवल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, जो इसका एग्जाम स्टार्ट डेट है 10 जुलाई 2025 से। और ये जो हमारा वीडियो सीरीज है इसमें हम बिहार एसएससी बीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं उनको हम रिवीजन करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। क्वेश्चन स्टार्ट 1। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में जो ग्रंथियां होती है वो एक अंतस्रावी होती है, एक बाह्यस्रावी होती है, दो प्रकार की होती है। लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है ये अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अग्नाशय ग्रंथि का वो ये है कि इसमें लैंगल हैस्ती दीपिका होती है। क्या होती है? लैंगल हैस्ती दीपिका होती है इसमें। ये क्वेश्चन है, लैंगल हैस्ती दीपिका शरीर के किस भाग में होता है, तो ये अग्नाशय में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो लैंगल है इससे तीन जो है लिक्विड का फ्लो होता है, लिक्विड का स्राव होता है। कौन कौन सा है? इसमें तीन कोशिकाएं भी होती है। अल्फा कोशिका जिसको अल्फा बोलते हैं, फिर बीटा, फिर गामा कोशिका। अल्फा कोशिका जो है ये ग्लूकागोन का स्राव करता है। किसका? ग्लूकागोन का, जो बीपी को नियंत्रित करता है शरीर में, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? ग्लूकागोन। बीटा कोशिका जो होता है ये इंसुलिन का स्रावन करता है। इंसुलिन सुना होगा आपने। क्वेश्चन ये भी आता है कि इंसुलिन जो है अग्नाशय की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, तो इसका बीटा बीटा कोशिका से होगा। इंसुलिन क्या करता है? ये मधुमेह 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 जो बीमारी होती है उसमें नियंत्रण देता है इंसुलिन। ठीक है। और तीसरा है गामा, ये सोमोस्टेटिन लिक्विड का स्राव करता है, जो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित, कंट्रोल। और मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होती है उसको भी कंट्रोल करता है। कौन? सोमोटेस्टिन। ये तीन कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमोस्टेलिन। अग्नाशय जो है हमारे शरीर की अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। थायराइड भी ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जो हमारे गले के पास में जो आयोडीन की कमी से जो गर्लफ्रेंड बीमारी जो होती है, गर्लफ्रेंड बीमारी जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। अमाशय शरीर के पाचन से संबंधित है। और यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है, यानी सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। पौधे श्वसन लेते हैं, पौधे जो है वो सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं? तो पौधे जो सांस लेते हैं और पौधे जो भोजन बनाते हैं, दोनों चीज क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों में किसमें? पत्तियों में, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑप्शन इसका राइट आंसर 1 आ गया पहले स्टेप में। पत्तियों में भी क्या होते हैं? स्टोमेटे होते हैं, जिसे रंध्र बोलते हैं हिंदी में। रंध्र, रंध्र से ये पत्तियां अपना सांस लेता है, यानी ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। CO2 क्या करता है? लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, रंध्रों के माध्यम से पत्तियां सांस लेता है अपना। जड़, जड़ से क्या होता है? जड़ से जल और खनिज लवण जो होता है इनका पोषण होता है जड़ से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 1, पत्तियों द्वारा पौधे श्वसन लेते हैं। मानव गुर्दे की कोशिका में रिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है? इसमें बोला सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े मेल में होते हैं
23 फीमेल में होते हैं। ठीक है, 23 में जो 22 जोड़े जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, इन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम यानी समसूत्री, समसूत्री लिंग बोलते हैं, यानी सेक्स बोलते हैं। जो क्या होता है, एच सेक्स होता है, दोनों क्या होता है, डबल एच होता है। ठीक है, 23वीं जोड़ी जो होती है वो होती है एच वाई, किसमें, मेल में, और फीमेल में होती है डबल एच। ये एक सिंगल जोड़ी है 23वीं, इसी को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी यही डिफाइन करता है कि मेल होगा शिशु या फीमेल होगा। अगर एच वाई दोनों मिल जाते, मादा में तो दोनों एच रहता है, तो इसमें से तो एच ही जाएगा। अगर मेल का वाई मिलता है तो एच वाई मिलकर मेल बनाता है, यानी मेल बनाता है शिशु। ठीक है, और एच इसमें से और एच मेल में से भी मिलता है तो फीमेल बनती है। तो ये जो 23वीं जोड़ी है, यानी ये एक जोड़ी है, इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कितने ऑटोसोम जोड़ी होते हैं, कितने ऑटोसोम सेट्स होते हैं, ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम वो 22 जोड़ी होती है। और टोटल कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़ी होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन एक। पेनिसिलिन जो है वो मेन रिसोर्स है, मेन सोर्स है किसका है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कैसे मिलता है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। पेनिसिलिन मिलता है कवच से। ठीक है, अब पेनिसिलिन शब्द कहाँ से आया, तो पेनिसिलिन है क्या, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जीवाणुरोधी है। ये जीवाणु से जो भी बीमारी होती है उस बीमारी से नियंत्रण पाने के लिए हम पेनिसिलिन का यूज करते हैं। इसकी खोज हुई कब थी, इसकी खोज 1928 भी है, 1929 भी है। ठीक है, 1928 और 1929 में हुई थी। किसने किया था इसकी खोज, इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल अवार्ड भी मिला था इन्हें। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन इस कवक की कौन सी प्रजाति में से पाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रजाति में से पाई जाती है, तो वो है क्रायोसोजेनम। ठीक है, जिसका निक नेम बोलते हैं, ये तो मेडिकल शब्द हो गया, मेडिकल। और निक नेम जो नॉर्मल साधारण बोलते हैं उसको बोलते हैं नोटटेम। नोटटेम से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। और ये क्या है, ये कवक है, ये फंगस टाइप की है, ये फंगस प्रजाति है। ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-1929 में है। एंटीबायोटिक है, ये जीवाणु से लड़ने में काम आता है, नोबेल अवार्ड मिला था। क्रोयोसोजेनम इसका रासायनिक नाम है, और निक नेम में इसको नोटटेम टेम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। और ये कवच सेवाल प्रोटोजोआ ऑप्शन में है, ये क्या है, तो हमारे बोटनी के साइंटिस्ट थे HR विटिकल ने 5 जगत में बांटा था बोटनी को। ठीक है, वो 5 कौन से है, सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक जो हम डिस्कस किया अभी, चौथा है पादप, और पांचवा है जंतु। तो ये चीज समझे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो चीज क्या है, वो हमारे बोटनी में 5 डिविजन्स बटे हुए हैं, यानी पूरी बोटनी इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। उनकी ये सभी प्रजातियां हैं, यानी उनका एक बड़ा मेजर संघ है, मोनेरा, प्रोटोजोआ, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा कलर जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है, तो ऑप्शन की मदद से हम इसको सोल्व कर सकते, थोड़ा IQ, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। क्लोरोफिल का क्या होता है, ये वर्णक है, क्या है, वर्णक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट। किसमें होता है, पौधों में होता है, सिंपल बात है। पौधे कैसे होते हैं, पौधे हरे होते हैं। तो ये हरा खुद ही है, और किस रंग को अवशोषित नहीं करेगा, तो हरा को ही नहीं करेगा, सिंपल बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है।
समझे? अवशोषित नहीं किया जाता है हरा, या फिर सबसे कम भी लैंग्वेज में आता है कि क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस कलर में होता है, तो हरा में होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरा में होता है। ठीक है, और हरा को ही ये अवशोषित नहीं करता क्योंकि हरा इससे अंदर ऑटोमेटिक रहता है। अब बात आती है सबसे ज्यादा किस में होता है। कम को हम समझ में आ गया, सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण समझ जाइएगा, शॉर्ट में है। सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लाल में, फिर आता है नीला में। ठीक है, और सबसे कम होता है हरा में, या फिर हरा में होता ही नहीं है, ये समझ जाओ। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये सभी कलर में नहीं होते, ये उन कलर में होती है जिनका वेवलेंथ जो होता है 400 से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। ठीक है, उसमें ये होता है 400 से 700 वेवलेंथ, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन से सीडीएस का पूछा हुआ। तो हरा इसका राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो देश आजाद होने के बाद देश के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रकार की एक्टिविटी हुई थी, जिसमें फॉरेस्टीकरण में अहम रोल था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, और ये हिमाचल में भी हुआ था, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड का ये गढ़वाल रीजन में हुआ था, स्पेशली गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, और इससे जो प्रोटेस्टर थे मेन वो थे सुंदर लाल बहुगुणा। 1973 में जो सुंदर लाल बहुगुणा के टाइम पे चिपको आंदोलन हुआ था। ये पेड़ों में सब जो लोकल जो निवासी थे वो पेड़ों में चिपक जाते थे, पेड़ काटने के लिए नहीं दिया जाता था, इसीलिए ये चिपको आंदोलन नाम पड़ा। उत्तराखंड में हुआ था और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में तो ये पेड़ काट रहे थे, और एक साल पहले 1972 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ध्यान रखना। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन C6H6 होता है, और बेंजीन के बीच में जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। कैसे? बेंजीन ऐसे बनता है 2C 3C 4C, सॉरी 5C 6C, तो ऐसे ये जो एंगल बनता है इनके बीच में ये 120 डिग्री का बनता है। ये भी TCS का साइंस का क्वेश्चन है। यूरिया, यूरिक एसिड, फास्फोरस। एंड्रीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एंड्रीन क्या है? एंड्रीन एक रसायन है जिसका पूरा नाम क्लोरोएंड्रीन है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, इसको आर्टिफिशियल संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है क्लोरोएंड्रीन। ये कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है मछली, मेंढक, सांप और ईटीसी, इस तरह के जो जलीय जीव है उनको मारने के लिए, उनको मारने के लिए, यानी ये जहर है, पॉइजन है ये। ठीक है, जैसे जिंक फास्फाइड हमारा यूज होता है चूहे को मारने के लिए, उसी प्रकार एंड्रीन जो है इन सबको मारने के लिए यूज होता है। और ये ना सिर्फ मेंढक, यहाँ पे मछली भी आ सकता है, सांप भी आ सकता है, त्रिकंक भी आ सकते हैं, और अन्य जलीय जीव भी आते हैं यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, रटना नहीं है, हमें समझना है। उनके लिए एंड्रीन का प्रयोग होता है। ये क्या है? एंड्रीन, क्लोरोएंड्रीन है ये केमिकल रसायन है जो बनाया जाता है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन सुना होता से, जो कोई बच्चा है वो बीमार है तो उसमें किस पदार्थ की कमी है, तो हम बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट पीने के लिए। क्या पीने के लिए? इलेक्ट्रोलाइट, नींबू पानी, ये सब चीज पीने के लिए हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है?
पानी तो है ही सभी में, जल के साथ तो पीना ही है, प्लस इसमें सोडियम के लवण होते हैं। क्या? लवण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर लवण और जल। लवण जो है, लवण कोई साल्ट का एक रूप है जिसमें सोडियम होता है। ठीक है, तो लवण और जल, सोडियम और लवण निर्जलीकरण के लिए। पक्षियों की चोंच किस पर आश्रित रहती है? तो जो पुराने समय में जो जीव जंतु थे, उसमें दो प्रकार के, तीन प्रकार के उसमें शरीर के हिस्से होते थे। पहला समजात, दूसरा समरूप, तीसरा उपार्जित। समजात जो होते थे, जिनका जो जनन जनन हिस्सा जो था वो समान था, और समरूप जो था वो जनन जनन समान नहीं था, बल्कि कार्य रूप समान था। यानी काम करने में वो समान थे, उनका जो हेरिडिटरी जो जनन अनुवांशिक गुण थे वो समान नहीं थे। उपार्जित जो थे वो पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण अनुकूल परिस्थिति से बनते थे ये। ठीक है, ये समझना है क्या था समजात, समरूप और उपार्जित। अब जैसे समजात है, समजात जो है ये हमारे शरीर का एक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स भी एक ऐसा ही पार्ट है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन ये धीरे 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 क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। समजात यानी इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन ये अपने आप धीरे धीरे छोटा। समरूप जैसे पंख होते हैं, पक्षी के पंख उड़ने के काम आते हैं, प्लस में चमगादड़ के भी पंख होते हैं, लेकिन ये दोनों पंख उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनका जो समजात हेरिडिटरी गुण है वो समान नहीं है। ठीक है, ये समरूप देखने में है। उपार्जित जो पर्यावरण के अनुसार परिस्थितियों में ढल जाने के उपरांत जो शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसे उपार्जित कहा जाता है। तो पक्षी की जो चोंच है वो भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। उनका भोजन का प्रकार बिनना होता है, चुनना होता है, बीनना होता है, इसलिए उनकी चोंच लंबी हो जाती है। तो ये एक उपार्जित लक्षण है। ये कैसा लक्षण है? उपार्जित लक्षण है, यानी पर्यावरण या परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालने के रूप में ये भोजन के प्रकार पर निर्भर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य किस वर्ग में आता है? मनुष्य यानी मानव। अब भोजन श्रृंखला समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है प्राथमिक उत्पादक, यानी जो प्रोडक्शन करते हैं, ध्यान रखना। फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी यानी द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पौधे हो जाते हैं, हरे पौधे, पादप जिसको बोलते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में एनर्जी लेके अपना भोजन बनाते हैं, फल फ्रूट्स बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं। उसका यूज कौन करता है? मानव। कौन करता है? मानव। प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता होते हैं मानव, नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मानव। और मानव के साथ जो फल फ्रूट्स घास वगैरह जो खाती है वो सब गाय भैंस भी हो जाते हैं, और जानवर। दूसरे में कौन आते हैं? जो इन जानवर को खाते हैं, मांसाहारी, जैसे लोमड़ी। तीसरे में कौन आ जाते हैं? शेर, जो इनके ऊपर आश्रित रहते हैं, मांसाहारी। थर्ड उपभोक्ता मांसाहारी, ओनली मांसाहारी, शेर, बाघ, चीता, ईटीसी। ये थर्ड उपभोक्ता है। ठीक है, ये लेयर्स है। अब मनुष्य किसमें आते हैं? ना शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी दोनों दिया हुआ है। तो मनुष्य जो आते हैं सर्वाहारी में आते हैं। वो सभी टाइप का भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें सर्वाहारी बोलते हैं। समझे? ये हमारा फूड चेन का प्राथमिक उत्पादक में होते हैं हरे पेड़ पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में मानव और गाय भैंस जैसे जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो। सेकेंडरी में होते जो इन पे आश्रित रहती, गाय भैंस पे, लोमड़ी वगैरह।
जो मांस भी खा लेते और अदर चीज भी खा लेते। थर्ड होते प्योर मांसाहारी, मांसाहारी शेरवाद। तो सर्वाहारी मानव मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो दोनों ऑप्शन तो है नहीं, शाकाहारी प्लस सर्वाहारी नहीं, वो सर्वाहारी, इसलिए ऑप्शन 2 राइट आंसर। समाज की कौन सी इकाई में जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड संबंध है, वो समान पाया जाना अनिवार्य है। गांव में मिलेगा नहीं, बहुत से आदमी रहते हैं गांव में, पड़ोस पास पड़ोस समुदाय भी, परिवार, परिवार में जो ब्लड ग्रुप है वो समान पाया जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स रहता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो सबसे सिंपल है, ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से आता है। और भोजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ये इससे समझते हैं। तो हमने सुना है, बचपन में हमने पढ़ा भी होगा, किताबों में भी पढ़ी होगी, जो पादप जो है वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तब दिन में, और रात में उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, और दिन में ये ऐसा रहता है, CO2 लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, कब रहता है, दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक है, तो CO2 लेता है, तो CO2 प्लस में क्या लेता है, CO2 के बाद, CO2 के बाद ये जल लेता है, ठीक है। 6 CO2 के अणु होते हैं और 6 जल के अणु मिलते हैं, और फिर यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उससे ही अपना भोजन बनाते हैं। भोजन में क्या बनता है, स्टार्च बनता है, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। प्लस में ये 6 ऑक्सीजन देता है, प्लस में जल देता है, ये इक्वेशन बनती है। सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, और ये कहाँ से होता है, ये पत्तियों में होता है। किसमें होता है, पत्तियों में, पत्तियों में रंध्रों से के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। 6 CO2, 6 जल लेता है, ग्लूकोज बनता है, और 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कच्चे पदार्थ है, रॉ मटेरियल बोलते हैं इन्हें प्रकाश संश्लेषण में, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रॉ मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद में परिवर्तित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में बदलता है, समझे, किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, और जल जो है ये ऑक्सीजन में बदलता है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन जो है किसका आंशिक रूप है, तो ये जल का आंशिक रूप है। ये पूरी चीज पॉइंट याद रखना है। एक पेशेंट तो लगातार घाव से रक्त का बहाव हो रहा है, वह किस बीमारी से पीड़ित है? यानी जो हमारे शरीर में ब्लड होता है ना, उसमें चोट लगने पे ब्लड का स्राव होता है, और थोड़े टाइम बाद वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, क्या, रक्त प्रवाह। वो क्यों बंद हो जाता है? ये शरीर का एक नेचुरल फिनोमिना है, और शरीर में इस टाइप का जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है। ये विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन के को क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइक्रोबिनन बोलती है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइक्रोबिनन। अब ये फाइक्रोबिनन विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। अब जिससे शरीर में विटामिन के प्रचुर है, तो उससे शरीर में तो ये रक्त प्रवाह थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगा ना। वो क्यों बंद होता है? क्योंकि उससे शरीर में विटामिन के प्रचुर मात्रा में है, और विटामिन के में क्या होता है, फाइक्रोबिनोन, इसका नाम है। और फाइक्रोबिनोन से क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन बनता है, या फिर इसको फाइब्रिनोज भी बोलते हैं। और ये सोडियम जो है, सोडियम तत्व ब्लड में रहता है, उससे साथ मिलकर ये फाइब्रिनोजन बनता है, फाइब्रिन बनता है, जिससे हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स, रक्त जो होते हैं, वो बंद हो जाती है कुछ समय बाद, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, बंद हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइक्रोबिनोन।
और 5-प्रोपिनोन में क्या होता है, फाइब्रिन होता है जिसको फाइब्रिनोज भी बोलती है। ये सोडियम की उपस्थिति इसके लिए अनिवार्य है। ये भी सवाल आता है कि रक्त के खट्टा जमने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो सोडियम का प्रयोग होता है, जिससे ये बंद हो जाता है। विटामिन ए तो हम बोलते हैं रेटिनोल, और इससे रतौंधी होती है बीमारी इसकी कमी से। विटामिन बी, विटामिन बी तो राइबोफ्लोविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। इससे बेरी बेरी बीमारी होती है इसकी कमी से। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। इससे विटामिन डी से कैल्सीफेरोल यानी हड्डियों की कमजोरी होती है, हड्डी की कमजोरी होती है, ठीक है, विटामिन डी से। कौन सा युग्म ठीक नहीं है, खनिज तेल बायोगैस, जैव कचरा बायोगैस, पशुमल बायोगैस, मानवमल बायोगैस। को बायोगैस जो है इन सभी में बनता है, लेकिन जो पशुमल जो होता है ना, पशुमल, पशुमल को क्या बोलते हैं, गोबर भी बोलते हैं। और गोबर से गोबर गैस बनता है, ये स्पेशली एक गैस है जिसमें मीथेन प्रचुर मात्रा में होता है, मीथेन प्रचुर मात्रा में होता है। और मीथेन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, डी। पर्यावरण सामंजस्य बनाना, संरक्षण करना, प्रोटेक्शन देना, और जो भी एंटी पर्यावरण इन्वायरमेंट एलिमेंट है उनको उन्मूलन करना, हटाना, ये सभी राइट आंसर होगा, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ऑप्शंस है यहाँ पे, ए दो हाइड्रोजनीकरण और बी हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन को मिलाना, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अब बात आती है जो वनस्पति तेल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? तो ये असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट देने वाली बात है। अब हाइड्रोजनीकरण है, इसमें एक उत्प्रेरक धातु का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी है वो धातु? सबसे पहला है निकेल और दूसरा पैलेडियम। इन दोनों का उपयोग कैटालाइस्ट या उत्प्रेरक के रूप में होता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भोजन में मंड यानी स्टार्च बोलते हैं मंड को, ठीक है। और ये बताना भूल गया मैं, पौधों में भोजन का रूप है ये। जैसे मानव शरीर में ग्लूकोज होता है ना, ये है तो पूरा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसमें भी इनके पार्ट्स बने हुए हैं। तो पौधों में भोजन का रूप होता है मंड यानी स्टार्च जिसको बोलते हैं, ठीक है। मंड परीक्षण, स्टार्च परीक्षण के लिए कौन सा रसायन की आवश्यकता पड़ती है? तो ये इसमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ये एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मंड परीक्षण भी बोलते हैं। मंड में स्टार्च रहता है, आयोडीन के परीक्षण में ये कैसा बन जाता है? नीला काला बन जाता है, ठीक है। मंड परीक्षण आयोडीन की। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है NaOH, जिसको धावन सोडा भी बोलते हैं कपड़े धोने के लिए। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O। अब बात आती है कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका नीला होता है, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट। NOHO3 खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडा यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो इसी के विरंजक चूर्ण, इसी से उस बैंकिंग सोडा बनता है। क्या बनता है? बैंकिंग सोडा। ये चीज ध्यान रखना है, खाने वाला सोडा NaHCO3।
सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। कौन सा एक प्रोटीन का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। पेप्सिन प्रोटीन का उदाहरण है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का उदाहरण है, सेलुलोज और ग्लोबिन, ग्लोबिन भी प्रोटीन का उदाहरण है। सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। सेलुलोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। सेलुलोज इसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। अब एक चीज और हिस्सा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पौधे जो होते हैं वो जानवर खाते हैं, जानवरों में पौधे होता है। मनुष्य पौधे क्यों नहीं खा पाते? मनुष्य पौधे खाते भी है तो वो फ्राई करते, गैस में एनर्जी डाल के खाते हैं। कच्चे पौधे नहीं खा पाते। कच्चे पौधे जानवर खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनकी जो शरीर में जो आंत होती है ना, आंत मानव की तुलना में लंबी होती है, ठीक है। और सेलुलोज के को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है ये, इसीलिए सेलुलोज को मानव नहीं खा पाता डायरेक्ट, ये पौधों में पाया जाता है और जानवर खाते हैं क्योंकि उनकी आंत जो है मानव की तुलना में लंबी होती है सेलुलोज। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचक एंजाइम से। ग्लोबिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन्स है, लेकिन ये कैसा प्रोटीन्स है? आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, यह ब्लड में रहता है। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लो मतलब गोल, ये गोल रहता है और इसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है जो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन बोलती है। लक ब्लड में मिला रहता है। और सेलुलोज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 राइट। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। मनुष्य एवं तेलचट्टा है तो सबसे पहले शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, सर्वाहारी। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। तो इसके साथ तेलचट्टा भी दिया है तो ये भी क्या है? सर्वाहारी है। यानी ये पादप और जंतु दोनों पे आश्रित रहते हैं। सर्वाहारी मतलब पादप और जंतु दोनों पे आश्रित रहते हैं, इसे सर्वाहारी बोलते हैं। शाकाहारी जो ओनली पौधे पे रहते हैं, मांसाहारी मांस रहते हैं, परजीवी जो दूसरे में रहते हैं, ठीक है। जैसे कृमि मानव शरीर की आंत में रहती है, कृमि वेंचुलिया कोलिया, ये एक कृमि है, ये भी एक जीव है जो आंत में पाई जाती है शरीर के, ये सब परजीवी है। अमल बेर पौधों पे रहती है, ये भी क्या है? परजीवी है, ये पौधों से अपना भोजन चूसती है, तो ये परजीवी के उदाहरण है। किन परिस्थिति में अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? बढ़ते हुए बच्चे, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली माँ और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये जो टाइम रहता है इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बच्चे भी बढ़ते हुए बच्चे, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो खेल कूद करते तो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेम सेम महिलाओं को भी इन सिचुएशन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन कितना जरूरत रहता है? तो प्रोटीन जो है पर डे का बता रहा हूँ मैं, पर डे 0.8 ग्राम जो प्रोटीन है मल्टीप्लाई पर केजी ऑफ बॉडी, इतना प्रोटीन हमें पर टाइम पर डे लेना चाहिए। मान लो हमारा बॉडी का वेट 60 केजी है तो 60 केजी इंटू में 0.8 ग्राम, यानी 8 से 48 ग्राम हमें प्रोटीन लेना है। इस तरह 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी प्रोटीन हमें जरूरत है। कौन सा पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सूक्ष्म होता है और एक विरहित होता है। विरहित तो मैक्रो भी बोलते हैं और सूक्ष्म जो होता है उसको माइक्रो भी बोलते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, हमारे ये पादप जंतुओं में, पादप पौधों में वृद्धि के लिए, सॉरी, पौधों में वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व होते हैं। दो भाग में बटे रहते हैं, विरहित और सूक्ष्म। इसमें बहुत से पोषक तत्व है तो इसलिए एक हमने ट्रिक बनाया, छोटा सा ट्रिक है। विरहित का ट्रिक जो है, कौन किसका मांगे प्यार, ठीक है। और सूक्ष्म का जो ट्रिक है, फेंकू
मनमोहन जा वे निकल, ये याद रखना। सुत्सम का फेंकू मनमोहन जावे निकल, विरहित का है कौन किसका मांगे प्यार। अब कौन से क्या बनता है, CHON, ठीक है। किसका से KSCA, सभी में डॉट दे देता हूं मैं, पता चल जाएगा। C कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। मांगे से बनता है आपका Mg, ठीक है, मांगे से बनेगा Mg और प्यार से P। अब मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पी से फास्फोरस। ये हमारे बृहत पोषक तत्व है। क्या है, मेजर है। ये कैसे, प्लस का निशान यानी मेजर है, ये ध्यान रखना है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो क्या है, फेकू से Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मनमोहन, Mn यानी मन, मोहन से Mo, जा से Zn, वे से V बोरोन, और निकल से निकल और क्लोरीन। ये लोहा है, आयरन बोलते हैं इसको लोहा, कॉपर बोलते हैं तांबा, Mn को बोलते हैं मैग्नीज, और Mo तो बोलते हैं मैवलोडियम, ठीक है। B तो बोलते हैं बोरोन, N तो बोलती है निकल, और Cl तो बोलती है क्लोरीन। ये हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। अब इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में है। मेजर पोषक तत्व आपने थोड़ा और मैं बताता हूँ। यूरिया देखा होगा आपने, हर आदमी फार्मर किसान से जुड़ा हुआ है, तो विरहित पोषक तत्व उस पर लिखा रहता है NPK, वो विरहित में आता है। मेजर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये मेजर लिखा रहता है। उनके अलावा ये बाकी एलिमेंट रहते हैं। अब इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की बात हुई है। कैल्शियम हमारा मेजर है, प्लस का निशान दे रहा हूं मैं, मेजर। मैग्नीशियम हमारा मेजर है, इसको भी मैं प्लस का निशान दे रहा हूं। फॉस्फोरस हमारा मेजर है। मैग्नीज ये क्या है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कौन किसका मांगे प्यार, विरहित पोषक तत्व, फेंकू मनमोहन जावे निकल, ये सूक्ष्म पोषक तत्व। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है। अब विटामिन बी है, अब विटामिन बी के भी 7 कंपोनेंट है। कितने हैं, 7 भाग है। B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। ये 7 कंपोनेंट विटामिन बी के हैं हमारे, ये ध्यान रखना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। और जो बीमारी होती है कमी से, वो क्या होती है, बी से बेरी और बी से विटामिन बी, बेरी वेरी, ठीक है। और इससे 7 कंपोनेंट है, तो 9 है, 6 है, 12 है, 10 नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा विटामिन का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। टाइफाइड फीवर होने का रीजन क्या है, टाइफाइड का फीवर होने का रीजन है बैक्टीरिया। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें इसके बारे में समझना है। टाइफाइड और बैक्टीरिया, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जीवाणु से होने वाली बीमारी, टाइफाइड फीवर तो यहाँ पे आ गया, आप रट लो दे या याद कर लो दे। बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया तो मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने बैटरी बना दिया। क्या बना दिया, बैटरी, कोई भी बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, रूम बैटरी, कोई भी बैटरी। बैटरी कैसा होता है, टाइफाइड,
टाइफाइड तो इसमें है, यानी टाइट होती है बैटरी, बैटरी टाइट होती है ना, कठोर होती है। इसमें ट्रिपल टी याद रखना है आपको। टाइफाइड, टिटनस, एक टाइफाइड ये, और दूसरा ट्यूबरक्लोरोसिस, ट्यूबरक्लोरोसिस जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ये ट्रिपल टी तो याद रखना है। बैटरी में भी टी है, बैक्टीरिया में भी टी है, टाइफाइड में भी टी है। टी से 3 टी, टेटनस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। अब बैटरी कैसी है? बैटरी है, बैटरी को जोड़ने के लिए, लाइट में जोड़ने के लिए उसमें प्लग की जरूरत पड़ती है। प्लग होता है ना, प्लग होता है ना, तो प्लग से प्लेग। समझ ले बात? बात समझे? अब बैटरी, बैटरी कैसी है? तो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलती है नीमन है। नीमन है से निमोनिया। समझे बात मेरी? अब बैटरी, अब बोलते हैं हाँ तुम्हारे घर में बैटरी है, हाँ हमारे घर में बैटरी है, जा जा, है बैटरी है, तू जा अपना काम कर। तो ये ट्रिक है। जीवाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु, बैक्टीरिया से हमने बैटरी बनाई। बैटरी कैसी है? टी है, बैक्टीरिया में भी टी है, बैटरी में भी टी, और बैटरी से टाइट है। बैटरी, बैटरी कठोर ही रहती है ना, बैटरी ठोस मजबूत रहती है, टाइट है। तो बैटरी टाइट है, टाइट से टाइफाइड, टाइफाइड यानी टी है, 3 टी है, 3 टी से 3 टी बनाओ, ट्रिपल टी। टी से टिटनस, टी से टाइफाइड, और टी से ट्यूबरक्लोसिस जिसको क्षय रोग बोलती है। इसके अलावा बैटरी में प्लग होता है, लाइट कनेक्शन जोड़ने के लिए बैटरी किस लिए काम आती है? लाइट के लिए आती है, इन्वर्टर चलाने के लिए आती है, मोटर चलाने के लिए आती है। तो बैटरी में प्लग है, यानी प्लेग है। बैटरी कैसा है? नीमन है बैटरी, यानी निमोनिया है। और बैटरी है, तू जा अपना काम कर, किसी दूसरे बंदे को बोलना है हाँ है बैटरी, तू जा अपना काम कर। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। अब वायरस है, वायरस का भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। वायरस यानी भाई, वायरस यानी भाई। भाई कैसा भाई? चेचक, चाचा का भाई। ठीक है। स्मॉल पोक्स जिसको बोलते हैं छोटी माता, यानी छोटी माता का भाई। ठीक है। चेचक भाई, छोटी माता का भाई, वायरस यानी भाई। ठीक है। मम्स, मम्स भी बीमारी है ना, कैसा भाई? मामा का भाई। फिर खसरा, कैसा भाई? खास भाई। तो ये वायरस, वायरस यानी भाई। तो ये चीज समझना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में वायरस का जब डिस्कशन आएगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पूसा रूबी एक किस्म है, क्या है? हेरिडिटरी है ये, मॉडिफाई हेरिडिटरी है, ये बनाया, ये क्या है? पूसा रूबी टमाटर से संबंधित है। अब दूसरी चीज जो हेरिडिटरी है उसको समझते हैं। जब हमारा हरित क्रांति आया था 1967 1969 में, जब हम हमारी हरित क्रांति आई थी, तो उसमें गेहूं और चावल पे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। उनके ऐसा बीज बनाया गया था जो कम बारिश में भी, सूखे में भी सक्सेस हो जाए। तो जो गेहूं था उसकी जो महत्वपूर्ण बीजें थी वो क्या थी? सोनालिका। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, बिहार एसएससी के एग्जाम में आज आए हुए हैं। सोनालिका, फिर दूसरा था कल्याण सोना। ये दोनों बीज किससे संबंधित है? गेहूं से। अब बात आती है चावल से। चावल पहला हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक पदार्थ था जिसको बनाया गया था। चावल में गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, जो विटामिन ए का सोर्स है। बोलते हैं ना विटामिन ए की कमी से जो रोग होती है, उसमें किस पोषक तत्व की कमी? चावल, यानी गोल्डन राइस, विटामिन ए। अब जो मेन आती है, जब हरित क्रांति आया तो सफेद क्रांति भी आई थी। सफेद क्रांति, ये क्या है? हरित क्रांति। दूध का भी उत्पादन बढ़ाया था उसी टाइम पे। तो सफेद क्रांति में मुर्रा नस्ल की जो भैंस थी उसका काफी ज्यादा डिमांड हुआ था। ये स्पेशली पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में था ये। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और पूसा रूबी क्या है? पूसा रूबी एक टमाटर है। निम्न में से कौन सी नई प्रजाति केरल के पेरियार, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य या पेरियार जो बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा है केरला में, टाइगर रिजर्व में शोधकर्ता के एक समूह द्वारा टाइलो मैथ्स जीनस से संबंधित खोजी गई नई प्रजाति जो थी वो चींटी थी। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अभी के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चींटी था, ये याद रखना है। पेरियार्स नदी या पेरियार्स झील या पेरियार्स जो भी रिजर्व है वो कहाँ है? केरला में है, ये याद रखना है। केरला की एक पवित्र नदी भी है पेरियार्स, ये इंपॉर्टेंट है।
कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो इन चीजों पे नजर रखता है, ऑब्जर्वेशन बनाए रखता है, अध्ययन करता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है। तो बोटनी सर्वेक्स, इंडियन बोटनी सर्वे यानी सर्वेक्षण मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। ये पॉइंट याद रखना है। कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। और भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में है। एक खास रासायनिक संदेश वाहक मैसेंजर अणु जो इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है, कौन सा? इंडोक्राइन मतलब क्या होता है? यानी अंतस्रावी, ठीक है। अब बात आती है, जो रसायन होते हैं हमारे शरीर में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है एंजाइम, एक होते हैं हार्मोन, ठीक है। ये दो होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? एंजाइम जो होते हैं वो शरीर में अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और वो बाह्य स्रावित होते हैं, यानी इन्हें नली में स्रावित नहीं होते हैं, नली में नहीं होते हैं, ठीक है। नली विहीन बोलते हैं इन्हें, नली विहीन बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और जो हार्मोन हो ये नली सहित होते हैं, ठीक है। ये शरीर के अंदर है। रासायनिक मैसेंजर जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्रित होता है, कौन सा? नल सहित, नली सहित, यानी शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं और फिर जिस बॉडी पार्ट में जरूरत होती है वहां पे जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है हार्मोन का। हार्मोन यानी एच, हार्मोन यानी होम, होम यानी अंदर, इंडोक्राइन मतलब समझना है हार्मोन, ये चीज ध्यान रखना। हार्मोन यानी होम यानी अंदर। एंजाइम के लिए नली की जरूरत नहीं पड़ती है, नली विहीन होते हैं, एंजाइम को नली विहीन बोलते हैं। ये भी डिफरेंट है दोनों में, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हार्मोन इज द राइट आंसर। ड्रग जो है पैरासीटामोल किसका प्रयोग में आता है? पैरासीटामोल, पैसे पैरा, पैसे एंटीपायरेटिक्स, एंटी मतलब अपोजिट और पायरेटिक्स मतलब तापमान। बोलते ना फीवर है, तापमान बहुत ज़्यादा है शरीर का, तो उसको डाउन करने के लिए, फीवर को डाउन करने के लिए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। ये एंटीपायरेटिक्स दवाई है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? कीटाणुरोधी होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी होते हैं। प्रथम जीवाणुरोधी कौन सी थी? बेंसिन पेनिसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-29 में ढूंढा था। एंटीडोट क्या होती है? विष होते हैं, विष होते हैं ये। जो हमने एंड्रिन पढ़ा था ना अभी, मेंढक के अंडे को नष्ट करता है, मछली, मेंढक, सांप, उनको एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट यानी विष हरने वाले, विषहर बोलते हैं एंटीडोट। और ये विष जो होते हैं ये एंड्रिन होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एंटीपायरेटिक्स होता है, पैरासीटामोल। वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो वृद्धि हार्मोन है, कमी है, तो यानी वृद्धि नहीं होगा, सिंपल सा बात है, बोना रह जाएगा बच्चा। तो वृद्धि हार्मोन तो जीटीएच हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ ट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, माइंड में, हमारे शरीर के माइंड में ये ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसमें बोना रह जाता है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें बोना रह जाता है आदमी। विल्सन बीमारी एक वंशागत यानी हेरिडिटरी बीमारी जिसमें शरीर का निम्नलिखित विकल्पों में से अधिक मात्रा में जमा होने से लीवर, मस्तिष्क, आंखों को नुकसान पहुंच जाता है। अब विल्सन बीमारी है, ये तांबे की अधिकता के कारण होता है। शरीर में तांबे, कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन बीमारी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर तांबा है। लोहे की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया। और लोहा किसमें होता है? आयरन बोलते हैं ना, ब्लड में,
ये स्पेशली जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत ही सिचुएशन होती है, एनीमिया, रक्त की कमी, लोहा, आयरन, हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट, लोहे की कमी से एनीमिया और तांबे की कमी से विल्सन लोड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। और एक होता है कैडमियम। कैडमियम भी धातु है, इसकी कमी से इटाई इटाई रोग होता है। कैसा होता है? इटाई इटाई। और एक होता है पारा। पारा से मीना माता बीमारी होती है, ठीक है। और एक होता है आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आर्सेनिक। आर्सेनिक की कमी से क्या होता है? जल दूषित बीमारी होती है। आर्सेनिक स्पेशली जल पानी में रहता है, जल दूषित बीमारी होती है। ये सभी बीमारियों है और जो इनके तत्व है। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? श्वसन पिगमेंट यानी श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। मेलानिन जो ये त्वचा से संबंधित है। रोडोप्सिन्स, रोडोप्सिन्स जो है ये है रोडोप्सिन्स। रोडो से रेड और ओप्सिन से ओप्टिक्स, ये हमारे नेत्र में पाई जाती है। ये रेटिना पे बनती है। जो लाल लाल संवेदी रेटिना होती है उसमें ये रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। मायो, मायो से मांसपेशिया, यानी मांसपेशिया में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमो, हीमो मतलब हमने पढ़ा है हीम, हीम लोह से संबंधित है। और लोह किससे संबंधित है? रक्त यानी ब्लड से संबंधित है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किससे संबंधित? श्वसन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। पाचन, प्रोटीन का जो पचने के बाद जो लास्ट स्टेप बनता है वो अमीनो एसिड बनता है। और ये कहाँ स्टोर होता है? ये छोटी आंत में स्टोर होता है। इसका नाम छोटी आंत है लेकिन ये बड़ी आंत से लंबी है। ये ध्यान रखना है बात। छोटी आंत इसलिए बोलती क्योंकि इसका व्यास छोटा है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो लंबाई बड़ी रहती है। नाम जो पढ़ा है वो व्यास पे पढ़ा है, यानी इसका जो डायामीटर है वो छोटा है, ठीक है। छोटा इसलिए डायामीटर है क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। धीरे 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 भोजन जो है शरीर में अवशोषित होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और पाचित होता है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत जो होती है उसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा रहता है, उसमें भोजन जो है जल्दी जाएगा तो वो पचेगा नहीं, वो डायरेक्ट जाते स्टोर बन जाएगा जो शरीर के लिए डाइजेशन के लिए अनयूजफुल है। तो इसलिए छोटी आंत में पाचन होता है। ये छोटी आंत, इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसको छोटी बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई जो है ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना है। अमीनो एसिड प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्शन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज का रूप है। स्टार्च को भी मंड भी बोलते हैं ये भी। और लिपिड क्या है? लिपिड फैट है, फैटी एसिड, फैटी है। लिपिड वसा से संबंधित है। लाइपेज जिसको बोलते हैं। लिपिड से क्या बनता है? लाइपेज। ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन है। परागण परिभाषित किया जाता है, यानी परागण क्या होता है? यानी फ्लावर जो होते हैं उसमें जो प्रोडक्शंस होता है उसको परागण बोलते हैं। आइए हम समझते हैं। मैं ये फ्लावर बना रहा हूँ, ये हमने फ्लावर बना दिया। सेम फ्लावर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमने छोटा बनाया स्पेस की कमी की वजह से। ये हमने बना दिया। ये हमारा पुंकेसर है। पुंकेसर यानी पुरुष से संबंधित है। ये हमारा स्त्री केसर है। पुंकेसर तो हम स्टेमन बोलते हैं और स्त्री केसर तो हम कार्पेरर बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर में इसमें परागकण रहता है। क्या रहता है? परागकण रहता है, जिसको हम एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, यानी बढ़ती कात्र बोलते हैं, स्टिग्मा। इसमें फिलामेंट होता है, ये तंतु है। एंथर का तंतु है फिलामेंट। और इसको स्टाइली बोलते हैं। बढ़ती कात्र का नीचे वाला हिस्सा स्टाइली।
ये बीजांड, इसमें बीज बनता है, बीजांड, बीजांड में बीज बनता है, ये अंडाशय है स्त्री का, फूल का, सॉरी। ठीक है, परागण परिभाषित होता है तो ये पुरुष का जो पुंकेसर है, जो ये पराग कण जो है हवा, वायु, जल या पक्षियों के द्वारा स्टिग्मा पे जाना, ये परागण कहलाती है ये प्रक्रिया। ठीक है, स्टिग्मा में जाके यहाँ पे वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र से ये वर्तिका यानी स्टाइल से नीचे होती है, अंडाप में आ जाती है, अंडाशय में आ जाती है, अंडाशय से फल बनता है, ये प्रोसेस है। तो संतान की उत्पत्ति प्रत्येक परागकण से पराग ट्यूब में उद्भव, यानी पुरुष से ही पुरुष में, ये पराग ट्यूब यानी तंतु नहीं, एंथर, एंथर यानी परागकण से स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, यानी एंथर जो है ये पुरुष में होता है, इसको परागकण बोलते हैं। सिंपल समझो, स्टिग्मा जो है वर्तिकाग्र जो होता है ये स्त्री केसर में होता है, तत्पराग का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हिंदी मीडियम वाले पुंज केसर, स्त्री केसर, पुमंद, फिलामेंट तंतु ये याद करते, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो इंग्लिश वर्ड में आता है, तो इसलिए समझना है। एंथर तो हम बोलते हैं परागकण, और स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये स्त्री से संबंधित है, यानी स्त्री केसर बोलते हैं, और एंथर जो है पुरुष से संबंधित है। ये टेक्निकल वर्ड्स है, एग्जाम में इंग्लिश बेसिस पे आती है, तो ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल जो था, कैसे क्योटो, ये ध्यान रखना, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, मेजर ग्रीन हाउस गैस है ये, समझे ये बात, कैसे क्योटो और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जो क्योटो प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैस से। और ये कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1997 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ओजोन परत, यानी ओजोन की जो लेयर थी उसका जो डिप्रेशन हुआ था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ही बड़ी, ये स्पेशली जो एयर कंडीशनर होती है उनसे ये इनफ्लो होती है, से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, वो समझते। ये मॉन्ट्रियल में हुआ था, मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये कनाडा में है। और ये कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। ओजोन परत को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलती, कनाडा में 1987 में हुआ था, और ये CFC गैस का कम उत्सर्जन करने के लिए हुआ था। जापान में योकोहामा सम्मेलन हुआ था 1994, ये NCERT का चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर NCERT का लास्ट 11th में, उसका लास्ट चैप्टर है ये। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पे हुआ था? आप समझते, जापान, जापान में भूकंप की गतिविधि बहुत ज्यादा रहती है, भूकंप गतिविधि बहुत ज़्यादा रहती है, प्लस का निशान मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। डिजास्टर भूकंप जो होती है ये जापान में बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है वो भी भूकंप के अनुकूल होता है कि उसमें कम नुकसान हो, लॉस हो, इसलिए। तो डिजास्टर से समझ जाओ, आपदा जो थी, योकोहोम 1994 में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है। जापान में योकोहोम नाम से भी आप गैस कर सकते हो, सम्मेलन 1994 में हुआ था, जापान में हुआ था। और जापान में डिजास्टर भूकंप जैसी एक्टिविटी सबसे ज्यादा आती थी क्योंकि वो समुद्र एरिया से, समुद्र आइसलैंड के बीच में, जापान कौन से द्वीप पे है? जापान होन्शु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है, और समुद्र से सटा हुआ है, तो वहाँ पे सुनामी जैसी एक्टिविटी, और सुनामी कैसे आती है? जब भूकंप जो आते समुद्र में आते तो उनसे सुनामी, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट जापान से संबंधित है, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसी वजह से होती है? तो ब्लू, ब्लू से ही अर्थ होता है नीला, यानी उसका बेबी का जो हेड होता है ना, हेड, सिर, वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा से मीना माता होता है, ठीक है। आर्सेनिक से जल दूषित बीमारी होती है, जल दूषित बीमारी, आर्सेनिक कहाँ मिलता है? जल में मिलता है। कैडमियम, CD यानी कैडमियम,
कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होती है, ठीक है। और पारा तो मैड डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। कैडमियम पारा हो गया। आयरन, लोहा से एनीमिया बीमारी होती है, यानी आयरन की कमी से, तो ये चीज ध्यान रखना। नाइट्रस होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और कॉपर से होता है विल्सन बीमारी, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा जो होता है, इसमें पौधे को नेपथेंस बोलते हैं। नेपथेंस ये कौन सी प्रजाति का है? ये पिचर प्लांट प्रजाति का है। ये पिचर प्लांट प्रजाति का है, ठीक है। नेपथेंस पौधा है, ये पिचर प्लांट प्रजाति का है। ये कीटभक्षी पौधा होता है। ये स्पेशली मक्के की खेत में और ज्वार में होते हैं। ये जैसे मान लो ये पौधे हैं, ये पौधे हैं ना, ये अपना एक ऐसा जाल बना के रखते हैं, नेपथेंस, ऐसा एयर जाल, ये इसी में रहते हैं। अब कोई कीटभक्षी आता है या कोई भी जीव फतिंगा आता है, तो वो इस पे बैठ जाता है, धीरे धीरे बैठता है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और जाल इनके शरीर से फंस जाते हैं, और ये धीरे धीरे उसको इंडल्ज कर लेते हैं। ये नेपथेंस है, इसीलिए इन्हें कीटभक्षी कहते हैं। ये पिचर प्लांट बोलते हैं ये, ठीक है। पिचर प्लांट प्रजाति का है नेपथेंस। कौन से मीठे पानी की मछली है? तो लोहू इसका राइट आंसर है। मीठे पानी की मछली है, रटंतु क्वेश्चन से, ये याद करना है। चुन्नी, टूना, टोड, ये सभी मछली की प्रजाति है। लोहू लोहू जो है मीठे पानी की मछली। मीठे पानी की मछली मतलब जो नदी में रहती है, नदियाँ या तालाब में रहती है, ठीक है। एनटीपीसी में एक क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत टाइम पहले बना था। कौन सी मछली इनमें से समुद्र में नहीं पाई जाती है? समुद्र में नहीं पाई जाती है, सेम लैंग्वेज अपोजिट कर दिया था, नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लोहू, जिसको लोकल लैंग्वेज में लेहू लेहू भी बोलते हैं, ठीक है। मेसोथेलिमिया फेफड़ा में कैंसर से संबंधित एक बीमारी है। कैसा? मेसोथेलिमिया फेफड़ों में कैंसर से संबंधित है। ये स्पेशली बीमारी होता है अवरक्त, जिसको एस्बेटोस बोलते हैं, में काम करने वाले को एस्बेटोस, एस्बेस्टोस, अवरक्त में काम करने वाले को अवरक्त बीमारी के कारण मेसोथेलिमिया बीमारी होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमें अवरत दिया हुआ है, दूसरे टाइम पे क्वेश्चन ये भी आता है, अवरत जैसी खदानों में या अवरत से जुड़े वस्तुओं में काम करने से कौन सी बीमारी होती है? मेसोथेलिमिया बीमारी होती है। कोयला की खदान में काम करने से कौन सी बीमारी होती है? कोयले की खदान में काम करने से काले फेफड़े हो जाते हैं, काले फेफड़ों की बीमारी होती है, ठीक है। ये तो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं काले फेफड़े की बीमारी। टेक्निकल वर्ड क्या है इसका? टेक्निकल वर्ड है न्यूमोनोकोन्सिस। न्यूमोनोकोन्सिस बीमारी कोयले की खदान में काम करने से होती है। जैसे अवरत की खदान में काम करने से मेसोथेलमिया होती है। ये बीमारी का नाम याद रखना है, कई बार अपोजिट क्वेश्चंस बना देता है। और जो कोयले की खदान में मैक्सिमम टाइम जो विस्फोट होते हैं, विस्फोट, वो किस वजह से होते हैं? वो विस्फोट होते हैं CH4 मीथेन गैस की वजह से। किस गैस की वजह से? मीथेन गैस की वजह से, ये याद रखना। और कोयले की खदान में ये बीमारी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें सिलिका और कार्बन पदार्थ के कारण ये बीमारी होती है। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl जो है, ये एक एसिड है, का स्राव कहाँ पे होता है? तो ये एसिड है, इसका स्राव पेट में होता है, उदर जिसको बोलते हैं, स्टोमेच जिसको बोलते हैं। और जो शरीर का जो स्टोमेच होता है, उदर होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि जो म्यूकस की जो शैली होती है, म्यूकस झिल्ली जो होती है, त्वचा की परत के ऊपर होती है, और ये इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। और ये एसिड का काम क्या है? अम्ल है ना। एसिड का काम क्या है? एसिड जो है लाल, जिसको सलाइवा बोलते हैं, उनको एक्टिव करता है भोजन पचाने में एसिड, ठीक है। ये ज़्यादा मात्रा में एसिड हो जाता है तो बोलते हैं ना एसिडिटी हो रही है। क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है, यानी पेट में ज़्यादा गर्मी अमल हो गया है। तो उसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं MgOH। इसका पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। ये कैसा नेचर होता है? ये एसिड है, अम्ल है। तो अम्ल का प्रभाव डाउन करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ती है, तो इसका क्षार नेचर होता है। ये चीज ध्यान रखना है, पेट से संबंधित है। किस जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? जीव, जीव यानी जंतु, मानव भी जीव में आते हैं, ठीक है। और हम जिंदा रहने के लिए क्या बोलते हैं? जिंदा रहने के लिए हम देते ना, आशीर्वाद देते ना, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू। तथास्तु बोलते ना संस्कृत में, तथास्तु। तथास्तु से अरस्तु, यानी जीव विज्ञान, यानी ये हमें जीने के लिए सिखाता है। जीव विज्ञान, तथास्तु अरस्तु, जीने के लिए। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया, यानी जंतुओं का इतिहास, यानी विज्ञान भी बोलते हैं। ये बुक तथा अस्तु यानी अरस्तु ने लिखी थी। इन्हें ही जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सुतरात, दांतो, प्लूटो, तो ये सब क्या है? ये फिलोसोफर है। ये क्या है? फिलोसोफर है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और कैसा होता है आइए हम समझाते हैं आपको। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ऐसा होता है, ये पिरामिड है। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे जो भी जितने भी चाहे। ये सन है, सूरज। तो ये उत्पादक, जैसे जो पौधे होते हैं, ये सन से एनर्जी लेके अपना पोषण बनाती है। उत्पादक से फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो यूज करते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चौथे में नर भक्षी टाइप में जो सब। तो इस टाइप से ये पिरामिड सीधा जाता है। ये सिर्फ सीधा जाता है, ठीक है। सीधा जाता है। कैसा जाता है? सीधा। और 10% ही ऊर्जा जाती है नेक्स्ट में। 10% ऊर्जा पास होती है, ओनली 10%। इन्होंने 100% लिया, तो इन्होंने 100% लिया तो 90% इनका अपने जीवन स्टाइल में चला जाता है। 10% ही यहाँ जाएगा। अब इसने 10% लिया तो 10% था 10%, 0.1%, ठीक है। सॉरी 1%। अब 1% था 10%, 0.1%। तो इस तरह से ऊर्जा का फ्लो होता है। ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। ये ऊर्जा का पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है। मानव कान का सर्वे पारस है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से ज्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको सर्वे बोलते हैं, सर्वे ध्वनि भी बोलते हैं इसको। इस ध्वनि को हमारा कान सुन सकता है नॉर्मली, ठीक है। और डेसिबल में बोलते हैं तो डेसिबल में हम 40 से 45 डेसिबल की ध्वनि नॉर्मल, डीबी डेसिबल में हम डिस्कस करते हैं। और 75 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इसको डेंजर बोलते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसको अप सर्वे बोलते हैं, अप सर्वे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है उसको परा सर्वे बोलते हैं। और परा सर्वे से पैसे पंछी, पंछी में चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब परासर्वे ध्वनि यूज होती है। और अपसर्वे 20 हर्ट्ज से कम में विस्फोट जो होती है, विस्फोटक, ज्वालामुखी, बादल का गरजना, ये सब अपसर्वे होते हैं। तो मानव कान का जो सर्वे है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। आहार नली की दीवारों की संकुचन का विस्तार की जो स्पीड है, गति है, वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रमानुकुंचन। अब क्रमानुकुंचन कैसा होता है? आहार नली कैसा होता है? आहार नली मुंह से स्टार्ट होती है और छोटी आंत पे के अंदर जाती है, ये नली होती है। तो इसमें जो भोजन का स्राव होता है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे नली में भोजन का फैलाव होता है। आप इधर से फिर दूसरा भोजन डालोगे धीरे धीरे, तो वो क्या करेगा? वो प्रेशर देगा, दाब। दाब को क्या बोलते हैं? संकुचन। संकुचन बोलते हैं ना, या फिर संकुचित करना।
और ये क्या है, क्रम में होता है। किसमें होता है? क्रम में, सीक्वेंस में होता है। तो इन दोनों को मिला के बनता है कर्मानुकुंचन। ये आहार नली में इनका भोजन का फैलाव होता है। और जो आहार नली होती है वो कितनी लंबी होती है? ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और 8 से 10 मीटर लंबी हमारा शरीर नहीं होता है, लेकिन नली होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे 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 मुड़ी हुई रहती है, रेल बनी रहती है, ठीक है, इस तरह से 8 से 10 मीटर कर्मानुकुंचन बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। मस्तिष्क के कौन से भाग में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित होता है? माइंड के कौन से हिस्सों में? तो माइंड का पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम, ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। 3 इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम, ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क के भाग है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, एक हमने पढ़ा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, जिसको माइंड में होती है, जो तंत्रिका भी बोलती है। ये कौन सी तंत्रिका? ये सेरिब्रम की ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सेरिब्रम में जो मेडुला जो होता है, मेडुला, मेडुला जो है ये ऑटोमेटिक क्रिया करता है। ऑटोमेटिक एक्टिविटी जो होती है ये मेडुला में होती है। जैसे श्वास लेना, दिल या फिर हृदय का धड़कना, छींक आना, ये जो ऑटोमेटिक क्रिया है ये मेडुला में संपन्न होती है, समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो सब नियंत्रित क्रियाएं जो होती है, अपने आप नियंत्रित जो ऑटोमेटिक क्रिया होती है वो मेडुला में होती है। और मस्तिष्क कौन सा बात? बीपी, बीपी भी ऑटोमेटिक, ये सब हृदय का धड़कना, ये सब ऑटोमेटिक मेडुला, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अज्ञात शब्द के डीएनए का डाटाबेस करने वाला प्रथम राज्य, ये भी अपने उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीओक्सी राइबो, डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है डीएनए, ठीक है। एक होता है आरएनए, आरएनए तो बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? दोबारा ये कोयले की खनिज में काम करने से होता है। ये क्यों होता है? इसमें सिलिका की उपस्थिति होती है, सिलिका प्लस में कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि कोयला है ये कार्बन से बनता है, कार्बनिक पदार्थ। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है। अब इसका टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलती है इसको? न्यूमोनोको नोसिस बोलते हैं, ठीक है। न्यूमोनोकोनोसिस बोलते हैं, कोयले खदान में होता है, ठीक है, काले फेफड़े से संबंधित है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो पशु चिन्ह है वो विशालकाय पांडा है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में 1961 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1972 में आया था, ठीक है। मायोपिया बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं दिख पाता। मायोपिया को हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो इससे समझना, निकट दृष्टि दोष तो अलग करना है, दोष तो अलग कर दो। हम इस तो लिखते निकट दृष्टि और दोष को हमने दूर रख दिया, यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यानी निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। कैसी? साफ दिखाई देती है, इसको अलग कर दो। निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई दे दिया। दोष में क्या है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, सिंपल। निकट दृष्टि दोष है ना, दोष तो अलग करके लिख देना। और निकट दृष्टि मतलब नजदीक का जो नजर है वो हमें साफ नजर आएगा। तो वो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, पास की वस्तु तो
तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु वो साफ दिखाई देता और वो दूर की जो वस्तु है वो साफ नहीं देख पाता। राइट आंसर ऑप्शन ए है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। ये चीज समझना, निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि और दोष को अलग कर देना है। तो निकट में साफ, निकट वाली वस्तु साफ नजर आएगी, दोष में दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आएगी। अवतल लेंस इसका सॉल्यूशन है। अनुवांशिकता शब्द किससे संबंधित है? अनुवांशिकी से संबंधित है, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स के पितामह कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल जो है जेनेटिक्स से पितामह है। क्या है ये? पितामह है। और जीन शब्द जो है, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। और ये जेनेटिक्स जो खोज हुई थी ये मटर के पौधों में हुई थी। किसमें हुई थी? मटर के पौधे में हुई थी। ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो ये हमारी आँख से बीमारी है ट्रेकोमा, और ये जीवाणु से होता है। जीवाणु से बैक्टीरिया बताया था ना, बैक्टीरिया, बैटरी, टाइफाइड, टी टी टी, और उस टी में ये ट्रेकोमा भी आ गया। ठीक है, टी से ट्रेकोमा, ये सब जीवाणु से संबंधित बीमारी है। फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों और सब्जी दोनों फूड आइटम है, ये समझने वाली बात है। इसकी खेती बागवानी कहलाती है। कई बार इसका हिंदी टर्म की जगह इंग्लिश टर्म यूज होता है, जिसको होल्टी कल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, जो फल और फूल से संबंधित है। फल और सब्जियों से। फूल, फूल को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। तो आपने फ्लोरी कल्चर पढ़ा होगा। फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है? फ्लावर से संबंधित है। कृषि को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। डाउट नहीं रखना है। फूलों से समझना है, फूल यानी फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरी कल्चर। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग करते, तो उभयचर जो होते हैं, जो जल और स्थल, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये फेफड़े से भी लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है, तो ये हमने पढ़ा है, पिछली स्लाइड में भी बना। जो फल जो बनता है ये कौन बनता है? ये स्त्री केसर बनता है। कौन बनता है? स्त्री केसर, जिसको हम कार्पेरर भी बोलते हैं। दोबारा से देखो, आप इंग्लिश टर्म यूज हुआ है, इंग्लिश टर्म यूज हुआ है, नोट हिंदी। तो पुष्प चैप्टर के ही जो वर्ड है उन्हें ही आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कार्पेरर को हम स्त्री केसर बोलते हैं, और कार्पेरर में ही फल बनता है। और फल कहाँ बनता है? अंडप में बनता है। अंडप में, अंडाशय में बनता है फल। और बीज कहाँ बनता है? बीज बीजांड में बनता है। बीजांड में क्या बनता है? बीज बनता है। तो कार्पेरर इस राइट आंसर। स्टेमिना ये पुरुष से संबंधित है, पुंकेसर में होता है। तो फल बनता है स्त्री में, कार्पेरर राइट आंसर होगा। ये देखिए, ये चित्र डायग्राम है। अब ये देखो, कार्पेरर, जाइनो, जाइनो मतलब स्त्री है ना, जाइनोलॉजिस्ट स्त्री से संबंधित, कार्पेरर स्त्री से। ये कार्पेरर है, ये अंडप है। अंडप में यहाँ पे क्या रहता है? फल रहता है यहाँ पे। स्टेमन, एंड्रो, एंड्रो मतलब पुरुष, यानी पुंकेसर बोलते हैं। ये पुंकेसर है। परागकण जिसमें होती है इसको बोलते हैं। तो कार्पेरर में अंडाशय में फल बनता है। ठीक है, ये देखो, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका, ओब्यूली, अंडाशय, ये ओब्यूल, अंडप। ठीक है, स्टेमन पुंकेसर को बोलते हैं, एंथर बोलते हैं पराग कण को, और ये फिलामेंट यानी तंतु, यानी पराग तंतु बोलते हैं। राल का मुख्य कार्य क्या होता है? राल का मुख्य कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। राल जिसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? इसके अंदर होता है इमाइलेज, जिसको हम टोलविन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलविन। क्वेश्चन आता है, लाल में या सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? इमाइलेज या टोलविन एंजाइम रहता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और जो हमारा जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 6.2 से 7.4। ये थोड़ा गैप में होता है। इतना गैप में क्यों होता है? क्योंकि हम वेरियस टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं। हम
एसिडिक फूड भी खाते हैं हम, बेसिक फूड्स भी खाते हैं, तो इसलिए इसका जो रेंज है थोड़ा लंबा है कि हम सभी प्रकार के फूड्स आइटम को एब्जॉर्ब कर पाए। हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। तो ये क्यों करता है समझते हैं हम। तो जो स्तनपायी होते हैं ना, स्तनपायी मेमर्स जैसे मानव है, स्तनपायी, व्हेल भी एक स्तनपायी है, ये ध्यान रखना है। व्हेल स्तनपायी है, मछली व्हेल मछली नहीं है। ठीक है, क्या है स्तनपायी? स्तनपायी में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 बाया और 2 दाया। तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त चलता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त चलता है। लेकिन जो हमारे अशुद्ध रक्त जो चलता है वो मछलियों में चलता है। किसमें? मछली में। क्यों? क्योंकि मछली में 2 कक्ष होते हैं, एक दाया एक बाया। तो 2 कक्ष होने की वजह से केवल ये अशुद्ध रक्त ही पंप कर पाते हैं, समझे? शार्क जो मछली है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें 2 कक्ष हृदय में होते हैं, ये रीजन है। 2 होते हैं, ये केवल अशुद्ध ही पंप मारती है। अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है प्लस में ब्लड, ये अशुद्ध रक्त है। ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेते हैं, उसी को पंप मारते और शुद्ध बनाते डायरेक्ट शरीर में भेज देते हैं। तो ये शार्क में होता है, मछलियों में होता है, क्योंकि उनमें चैम्बर जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। कौन सा जैव निमंत्रणीय पदार्थ नहीं? लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम की पन्नी। तो एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, धातु है। ऑप्शन सही समझ। जैव मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो अपघटन द्वारा जैव पदार्थ में ट्रांसफर हो जाए, उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी, ये जो पॉलिथीन है ऊपर से धातु है। संयोजी उत्तक नहीं है, उपास्थि, रक्त और अस्थि, ये 3 संयोजी उत्तक। हार्मोन क्या है? ये संयोजी उत्तक नहीं है, ये इंडो हार्मोन है, ये शरीर के अंदर। हार्मोन यानी होम, होम यानी ये नली विहीन होती है। ये कैसी होती है? नली विहीन होती है। ये हार्मोन कहाँ स्राव होता है? ये डायरेक्ट रक्त में होता है, रक्त में स्राव होता है हार्मोन। ठीक है, उपास्थि, ब्लड और अस्थिया, ये हमारे 3 संयोजी उत्तक है। ठीक है, हार्मोन इज द राइट आंसर। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए ये डीएनए है, ये ऐसे डीएनए जुड़े रहते हैं, ये डीएनए जो जुड़े रहते हैं, इन डीएनए तो जो जोड़ने में जो इस प्रकार से इनका जो ये जो ज्वाइंट रहता है ना, इन ज्वाइंट को ये जो भरने में जो ज्वाइंट होते हैं, इन ज्वाइंट में एक एंजाइम होता है जो इन डीएनए क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है उनको जोड़ता है। और जीन शब्द की उत्पत्ति दी थी जॉनसन ने, जी से जीन और जॉन से जॉनसन। इसमें लाइगेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइगेज एंजाइम पाया जाता है। डीएनए, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लैंगर है इस दीपिका किस भाग का अंग है? ये अग्नाशय का अंग है, ये हमने डिस्कस किया था। ये अंत और बाह्य है शराबी, यानी दोनों ग्रंथि है ये अग्नाशय। और लैंगर है इसी दीपिका में 3 कण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 कण होते हैं। और ये क्या देते हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेस्टेटिन, ये 3 लिक्विड का फ्लो होता है अग्नाशय में। और अग्नाशय हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, और पहली ग्रंथि कौन सी है? यकृत। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ये ब्लड प्रेशर को डिस्क्राइब किया जाता है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी, इसका एक कोड वर्ड है जो है 120/80 mm Hg। mm होता है मिलीमीटर, Hg होता है पारा। 120 जो होता है इसको बोलते हैं संकुचन, और 80 जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं अनुशीतलन। क्या बोलते हैं? अनुशीतलन। संकुचन यानी संकुचन मतलब संकुचित करना, यानी दबाना।
जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे तब तो उसका प्रेशर ज़्यादा बनता है ना, तो इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा बन गया 120। अनुशीतलन यानी शीतल होना, यानी ढीला छोड़ देना, कमजोर होना, यानी जब ब्लड फैल जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसलिए ये कम होता है 80 mm। अब इसी को इंग्लिश में जो वर्ड्स संकुचित, संकुचन और अनुशीतलन के लिए यूज होता है, तो 120 ज़्यादा है, 80 कम है। कम है तो हम इसको डिक्रीज लिखते हैं। डिक्रीज से डायलोस्टिक बनता है, डायलोस्टिक 80 के लिए आता है, सिस्टोलिक 120 के लिए आता है, ये समझना है। तो सिस्टोलिक और डायलोस्टिक में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक को हम बोलते हैं संकुचित, हिंदी में बोलते हैं संकुचित, और इसको बोलते हैं अनुशीतलन। तो आप हिंदी मीडियम वाले हो लेकिन बायोलॉजी में टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स पूछे जाते तो इन सब क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो है अग्नाशय है, हमने डिस्कस किया था। पहली कौन सी है? यकृत है। और अग्नाशय अंत और बाह्य स्रावी दोनों है, ठीक है, अंत और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है अग्नाशय। अज्ञात शव के डीएनए का डाटा वेस्ट हिमाचल प्रदेश ने किया था, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण पे जो अपोजिट इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कहलाते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है प्राकृतिक क्षरण, क्षरण यानी डैमेज, क्षरण यानी डैमेज, यानी हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अशांति मतलब शोर शराबा, तबाही यानी बर्बाद करना, ये डिजास्टर से संबंधित शब्द है। तो परिस्थिति यानी इकोसिस्टम का डैमेज पहुंचाना, क्षरण राइट आंसर होगा। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज हमने जो भी क्वेश्चन किए वो बिहार एसएससी के बायोलॉजी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम बिहार एसएससी 2025 और बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार सचिवालय में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी प्रिपरेशन का पहला पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही स्टडी करना होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को नोट बना के रिवाइज कीजिए। आइए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेम टॉपिक पे रहेगा हमारा वीडियो।